मैं पूछना चाहती हूं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे और आपके खिलाफ? पहले तो आप मेरी कैंडिडेचर को अनाउंस करने का दुस्साहस करना चाहती हैं। अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने गत 4 वर्षों में कहा है, ये निर्णय हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, मेरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। अब तक मैंने अमेठी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर शायद ही कभी बोला हो विस्तार से, आज बोलना चाहूंगी। साल 2014 में जब मेरी पार्टी ने मुझे वहां कैंडिडेट बनाकर भेजा, सच कहूं तो नाविका जी 60% बूथों पर टेबल लगाकर वोट मांगने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए लगभग 22 से 28 दिन थे। उस वक्त एक आपका राइवल चैनल है आज तक, और मैं माफी चाहूंगी, मैं उसका नाम ले रही हूं क्योंकि उनके एक संपादक हैं प्रभु चावला। प्रभु चावला ने मुलायम सिंह जी का एक इंटरव्यू किया कि मुलायम सिंह जी बताइए कि अमेठी की ये जो चुनावी लड़ाई है वो कैसी लड़ी गई। मुलायम सिंह जी ने डंके की चोट पर कहा कि सोनिया जी ने मुझे फोन किया था कि राहुल की मदद कर दो, तो मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया। नाविका जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उस चुनाव में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,05,000 वोटों का ही अंतर रह गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त 1 लाख वोट ट्रांसफर नहीं करते तो उस चुनाव का परिणाम क्या होता। फिर आया साल 2019, तब भी सर्वेज ने कहा भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत सकती। हम उस सीट को जीते, 55,120 की हमारी लीड रही। तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। अमेठी में जिला पंचायत का चुनाव भाजपा कभी नहीं जीती थी, जीत चुकी है। अमेठी में आज भाजपा के 2 MLCs भी हैं। अमेठी के MLC के चुनाव में वोट करने वाली मैं पहली अमेठी की सांसद हूं। मतलब जो आज लोकतंत्र के बारे में इतना अध्ययन करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं गांधी खानदान से, उन्होंने इस बात को तवज्जो कभी नहीं दी कि वहां एक MLC के चुनाव में हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है वोट देने की। हमारे यहाँ पर 2 लोकल बॉडीज हैं, गौरीगंज और मुसाफिर खाना। जब से लोकल बॉडीज अनाउंस हुए हैं तब से लेकर आज तक अमेठी में भाजपा वो 2 लोकल बॉडीज जीती नहीं थी, अब जीत चुकी है। कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ। मैं रायबरेली की दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूं, ये शायद ही किसी को पता है। रायबरेली का कोऑपरेटिव का चुनाव हम जीते, सुल्तानपुर का कोऑपरेटिव का चुनाव हम जीते। अंततोगत्वा अमेठी में जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है। अब रही बात 2022 के विधानसभा के चुनाव की। 2022 तक हमारे यहाँ 2000 बूथ हैं जहां पर हमारे नागरिक वोट डालने जाते हैं। हम एक थे 2014 में, धीरे धीरे पार्टी की व्यवस्था ऐसी बनी कि हमारे बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 10 कार्यकर्ता आ गए, मतलब हम 20,000 लोग थे। 2022 का चुनाव अगर आपको याद है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाली थी। जी हाँ, और हाँ, तो अब मैं आपको उसके परिप्रेक्ष्य 209 शायद रैलीज भी की थी। अब कमान उनके हाथ में थी, तो अमेठी का परिणाम भी सुखद होना चाहिए था गांधी परिवार के लिए। मेरे यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जबकि दोनों प्रियंका जी, राहुल जी उस चुनाव में पधारे थे, पदयात्राएं की, कार्यक्रम किए, जॉइंट रैलीज की। जो 5वीं सीट पर उनके वोट आए वो थे 66,000, 66,000। ये सारे परिणाम आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। जहां जमानतें जब्त हुई और जिस सीट पर 66,000 वोट मिला, ये सारे वोट मिलाकर 2022 में कांग्रेस का कुल वोट अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बचा 1,40,000। 2019 में राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे। 22 तक ये घट के 1,40,000 हो गया। तब 2022 में 20,000 कार्यकर्ता थे, पर प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं थे। ठीक है, तब जब प्रत्याशी वो थे तब 55,000 से हारे। जब प्रत्याशी वो थे तो उनकी माता जी को 14 में ही फोन करना पड़ा मुलायम सिंह जी को, बेटी की मदद कर दो। लेकिन जब कमान हाथ में थी तब भी 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई। तो 2024 में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी इन अमेठी एंड Narendra Modi versus Priyanka Gandhi Vadra in Varanasi?
वैसे मैंने सिर्फ राहुल गांधी को भगोड़ा बोल के एक गलती की है। भागे तो मिसेस वाड्रा भी थी। बनारस से उन्होंने अपना जय घोष किया था, लड़ेंगे लड़ेंगे, एंड देन वमूस्ट। तो मेरा इतना मानना है 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्रधान सेवक के रूप में हमें मिलेगा। दैट मैन, नाविका जी, has nothing but the country as a family. And the India alliance, how big a challenge is it for you? The UPA may think that to appropriate the name of my country will get them better political prospects. But have they done a better marketing What did strategy? Shakespeare say? A rose by any name? So can you suddenly call Rahul Gandhi Chandragupta Maurya? Nobody will buy it. Can you suddenly call, let's say, Lalu ji Raja Harish Chandra? Nobody will buy it. Can you call Mamta ji the epitome of gender justice? Nobody will buy it. Can you call those leftist organizations that said Bharat tere tukde honge as patriots? Nobody will buy it. That is why I said to insult the intelligence of the Indian voter, I think, is the greatest disrespect that the Congress party has shown to the Indian electorate. क्या है इनका एजेंडा? मोदी को हराना, देश को आगे नहीं बढ़ाना। वही पहले मोदी को हराना। वही कह रही हूँ, देश को आगे नहीं बढ़ाना। उनका केंद्र बिंदु हेट का मोदी है। मोदी की संकल्प का केंद्र बिंदु राष्ट्र का उत्थान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यात्रा की निश्चित रूप से, लेकिन जाकर कश्मीर की वादियों में बर्फ के साथ खेले भी। ये वो घाटियां है नाविका जी जिसने बमबारी देखी, कश्मीरी पंडितों का खून देखा, वहां ये शीन जंग कर रहे थे, और फिर जाकर उन्हीं लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि हम धारा 370 ले आएंगे वापस। That is never going to happen. Not an inch will be given. 370 will never come back. These are people not with much political gravitas. But as destiny would have it, they would want to fight, so be it. We are ready. कमलनाथ जी, पूछना चाहूंगी कि आपके बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद ने कह दिया है 3 तारीख को चुनावी रिजल्ट आएंगे और 7 तारीख को आप शपथ लेंगे। सब तय है, कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश की जनता ये तय कर रही है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, पर ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं चुनाव में क्या रंग देखने को मिलते हैं कमलनाथ जी। आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, आपने कॉमर्स, इंडस्ट्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तमाम आपने पोर्टफोलियो संभाले। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये प्रोफिलगेसी, ये जो रेवड़ी बांटने का कल्चर है, ये कोई भी राज्य क्या सस्टेन कर पाएगा? पिछले 5 महीनों में ये शिवराज सिंह जी ने किया। हमने तो केवल अपना वचन दिया है कि हम महिलाओं को 18 साल बाद शिवराज सिंह जी को बहने याद आई, और हमने तो कहा महिला को 1500 रुपए देंगे। हम चाहते हैं क्रय शक्ति बढ़े हर परिवार की। आपने कहा शिवराज चौहान को अब बहने याद आई हैं, पर उनकी लाडली स्कीम तो कब से चल रही है? सब झूठ। ये इन्होंने जो 1000 रुपए और अब कह रहे हैं 1500 दूंगा, ये 5 महीने पहले से शुरू करी। इसमें भी शर्तें रखी हैं कि उस उम्र वाली के देंगे, उस उम्र के देंगे, आपको ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये तो 5 महीने पहले की स्कीम है। आपको लगता है कि एक चुनाव जो 5 राज्य में है, वहां एक मुहिम कांग्रेस की ये भी है कि हर राज्य में ईडी, सीबीआई पहुंच जाती है,
वहां राजस्थान में पीसीसी चीफ जो हैं उनके घर रेड्स हुए, उनके बेटे को बुलाया गया, अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया गया ईडी द्वारा। मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है जब भी इलेक्शन है तो ईडी सीबीआई निकल आती है। देखिए, पूरा देश देख रहा है जो हो रहा है और बीजेपी सब चीजों का उपयोग कर रही है। ये अच्छे संकेत भविष्य के लिए नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद अगर ऐसी परंपराएं बन गई, किसको नुकसान है? आप आज की बात कल की बात छोड़िए, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या अपने देश के प्रजातंत्र के लिए कौन सी बात सही है। कमलनाथ जी, बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री उतारे हैं मध्य प्रदेश में। इस रणनीति का कांग्रेस को खामियाजा हो सकता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जहां से ये केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे सिर्फ अपनी सीट नहीं लेकिन आसपास के इलाके में भी उनका असर होगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका अनुमान लगाया है कि उन्हें कितना नुकसान होगा? पहले तो ये सब मंत्री अपनी सीट जीत लें, और क्या मजबूरी थी बीजेपी को? इसका मतलब वो सोचते थे कि उनकी अपनी हालत इन क्षेत्रों में नाजुक है, इसीलिए तो इनको लगाया। ये बेरोजगार तो थे नहीं, ये तो मंत्री थे, सांसद थे, तो इनको यहाँ भेजना, मैं सोचता हूँ ये बीजेपी की परेशानी और इनकी डेस्परेटनेस का एक सिंबल है। सवाल ये भी है कि आप केंद्र में बहुत समय रहे हैं, देश की पॉलिटिक्स पर आपके अपने व्यूज हैं। आपने कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार कोalitions किए हैं। मैं याद करूं तब का समय जब तमिलनाडु में बिल्कुल छूट गया था, कांग्रेस टूट गई थी, आप ही वापस लाए थे तमिल मनीला कांग्रेस को। आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं। तो 2024 के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या बीजेपी अभी भी इनविंसिबल है, या इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि सारे विपक्षी साथ हो जाएं सिर्फ बीजेपी को हराने, तो ये एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है? ये जो बीजेपी 2019 में जीती, मुझे नहीं लगता कि उतनी सीटें जीत सकती है। अब ये विधानसभा के चुनाव, ये स्थिति साफ हो जाएगी जब इसके 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। उसके बाद लोकसभा में क्या होने वाला है वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन कमलनाथ जी, इंडिया अलायंस, अगर ये घटक दल राज्य के चुनावों में सीट शेयरिंग पर अग्रीमेंट पर नहीं आते, तो लोकसभा चुनाव में कैसे आएंगे? क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं होंगी। देखिए, हर प्रदेश की स्थिति अलग है। अब आप बंगाल की स्थिति और मध्य प्रदेश की तुलना नहीं कर सकते, आप राजस्थान और कर्नाटक या केरल की तुलना नहीं कर सकते। हर प्रदेश को अलग अलग देखना पड़ेगा। हर प्रदेश को अलग अलग। तो बंगाल में तो कांग्रेस को फिर ममता जी कोई सीट नहीं देंगी, और आप कई बार बंगाल में संपर्क में रहे हैं ममता जी के, प्रेसिडेंट चुनाव से लेकर तमाम मुद्दों पर। क्यों देंगी वो कांग्रेस पार्टी को जब कांग्रेस पार्टी 0 पर है? ये जो चर्चा चल रही है, ये सब बात सामने आएगी। और मैंने तो, जब मैं कांग्रेस का महामंत्री था बंगाल से, मैंने ममता के साथ अलायंस किया था, तो ये अलायंस होता है और ये सब बातें अब आगे आने वाले समय में तय हो गई। यानी कि इसीलिए आप सेफ खेलते हैं। आप भक्त भी हैं हनुमान के, राम के भी, शिव जी के भी, और आपको पता है कि हिंदू वोट जरूरी हैं। और जब आरएसएस का स्टेटमेंट आया था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो आपका भी एक स्टेटमेंट आया कि जहां 80% लोग हिंदू हों तो वो हिंदू राष्ट्र ही होगा। क्या आप अपनी पार्टी से थोड़ा अलग व्यू रखते हैं? नहीं, ये तो आंकड़े बताए, अगर 80% या 82% या जितने प्रतिशत अगर हिंदू हैं, तो ये कहने की आवश्यकता क्या कि 82% है? ये आंकड़े जो चीज साफ बताते हैं, इसको दोहराने की क्या आवश्यकता है? कमलनाथ जी, जब वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जैसे
मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कन्या पूजन एक नौटंकी शिवराज जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की अवमानना है या हिंदू लोगों को चोट पहुंचाना नहीं है उनकी भावनाओं? ये शिवराज सिंह जी जो करते हैं कन्या पूजन, ये उनका नाटक है। आप भी मानते हैं वो नाटक है? और क्या, वो अपनी भावनाओं से करते हैं, अपने घर पर बैठ के करते हैं। ये तो जगह जगह जाके कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव प्रचार में करते हैं। तो ये सब बात, जैसे मैंने कहा और फिर से दोहराना चाहता हूँ, धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। मध्य प्रदेश में इस बार नया इतिहास रचा जाएगा क्या? इस बार कांग्रेस पार्टी को जीत हाथ लगेगी, और ऐसी जीत जो 15 महीने की ना हो कमलनाथ जी, जो पूरे 5 साल की जीत हो। आपको उम्मीद है कि ऐसा ही होगा? मध्य प्रदेश की जनता ने ये देख लिया कि कैसे सौदेबाजी हुई। वो इस दफे ऐसा फैसला करेंगे कि सौदेबाजी की कोई गुंजाइश ना रहे। तो चलिए, चुनाव दूर नहीं है, बस 14 दिन रह गए हैं चुनाव के लिए, और फिर 3 दिसंबर को चुनावी रिजल्ट। वील टेल यू हु इज द विनर, हु इज द लूजर। जो जीता वही सिकंदर। इंडिया अलायंस, इज दिस अ मास्टर स्ट्रोक? नहीं, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांडिंग वो नाम ठीक है। नाम ठीक है, नाम ठीक है, और उसके बाद स्लोगन भी दे दिया उन्होंने, अब जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नहीं, मैं प्योरली अपने अलायंस को इंडिया कहना, इट्स अ स्मार्ट मूव। अब उसका असर कितना होगा, सिर्फ देखिए, आप सिर्फ ब्रांडिंग के स्ट्रेटेजी थोड़ी ना आप चुनाव जीतते हैं, लेकिन टू दैट एक्सटेंट इट्स अ स्मार्ट मूव। और बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस जिस तरह से साथ आई है, बिहार से शुरुआत हुई, आपने 2015 में एक गठबंधन की शुरुआती तौर पर उसको साथ किया था। महागठबंधन पहली बार प्रयोग ही हम लोगों ने 2015 में बिहार में किया था। ये शब्द जो है, अगर आप तो मीडिया में रहे हैं, महागठबंधन शब्द था ही नहीं 2015 से पहले। ये पहली बार 2015 में शब्द लिखा गया, महागठबंधन। उससे पहले तो गठबंधन होता था। देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, विपक्ष के नजरिए से डेफिनेटली ये ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ में आ गए तो आप जीत जाएंगे। आज की जो स्थिति है, साथ में आ गए क्या? वो आए ना, अगर आ भी जाएं, एज्यूम करो एक बार, ये जो बहुत सारी हम लोग ये बात करते हैं कि भाई किसका सीट एडजस्टमेंट होगा, कौन चेहरा बनेगा, ये तो टीथिंग प्रॉब्लम है, वो रहेंगे ही, और इस तरह के महागठबंधन में हमेशा रहता है, लेकिन वो विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ में सब आ भी जाएं तो भी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में दे हैव ए लॉन्ग शॉट, लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि यू नो दे हैवंट नेसेसरली एड्रेस्ड द वीक लिंक्स। और वो वीक लिंक ये नहीं है कि इंडिया अलायंस के पास कोई मोदी जी के सामने चेहरा नहीं है। मुझे लगता है कि बिगेस्ट वीक लिंक ये है कि उनके पास अभी भी कोई नैरेटिव नहीं है। अगर आप इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे तो कई बार लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इंदिरा जी को 77 में हराया गया, सारे दल एक साथ आकर, फिर बीपी सिंह के भी साथ सारे दलों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की सरकार को हराया था। लेकिन दोनों ही जगह पे पहले एक नैरेटिव था, पहले इमरजेंसी था, जेपी का आंदोलन था, उसके बाद दल एक हुए। सेम चीज आपको 89 में भी दिखी। पहले यहाँ भी नैरेटिव है, मोदी को हटाना है। हाँ, बस तो वो पीपल सेंट्रिक नैरेटिव नहीं है ना। जैसे उस समय इंदिरा हटाओ नहीं था, पहले इमरजेंसी था, इमरजेंसी के बाद परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो भी उस समय मुद्दा था, जो जेपी ने आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन की बुनियाद पे अलायंस बनाया गया जिसने हराया। बोफोर्स का मुद्दा था, वो नैरेटिव वो था, बोफोर्स, करप्शन, उसके बाद अलायंस बना। अभी आप वो नैरेटिव ही जब मिसिंग है, जब बेस ही मिसिंग है, तो फिर आप इकट्ठा हो रहे हैं, तो दैट बिकम्स ओनली मेयरली द कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टीज एंड द लीडर्स, नॉट नेसेसरली द पीपल ऑन द ग्राउंड। लेकिन ये मुझे लगता है, शायद गलत भी हो सकता है, मुझे इतनी समझ मेरी तो है नहीं। आप इन तमाम पार्टियों को, इनमें से कई पार्टियों को एडवाइस कर चुके हैं। नीतीश कुमार को कर चुके हैं आप, अरविंद केजरीवाल को कर चुके हैं आप, ममता बनर्जी को कर चुके हैं, शरद पवार को कर चुके हैं, शिवसेना को कर चुके हैं। तो शरद पवार को तो मैंने नहीं एडवाइस किया आज तक, मिलते जुलते रहे, मिलना जुलना ठीक है, या उद्धव ठाकरे जी को जरूर किया है, बाकी तो हाँ किया है। उसमें उस रूम में जितने लोग बैठते हैं अलायंस में, आपने कांग्रेस के दफ्तर में
कोशिश की थी, मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले सबको प्रेजेंटेशन भी दी थी। वो अलायंस को लेकर नहीं था, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए जो मेरा अपना नजरिया था वो मैंने प्रस्तुत किया था। और ये कांग्रेस का बड़प्पन था कि उन्होंने सबने हमें इतना टाइम दिया, उन्होंने सुना, देखा, समझा, मुझे उन्होंने ऑफर भी दिया, टू बी फेयर टू देम, कि भाई आइए इसको कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई इस तरह से, जिस तरह से ये करना चाहते हैं उस तरह से ये कर नहीं पाएंगे, तो मैं भी अपना समय बर्बाद करूंगा। और बाकी कांग्रेस के पास लोगों की कमी तो है नहीं, हमसे बहुत ज्यादा होशियार लोग उनके साथ हैं, तो कर ही रहे अपना प्रयास। राहुल गांधी कहते हैं कि 61% वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ का वोट है, मोदी के खिलाफ का वोट है, तो विपक्ष मिलकर जो इंडिया अलायंस बना रहा है आसानी से मोदी को हरा सकता है। अब राहुल गांधी जितनी समझ राजनीति की तो मुझे है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस देश में 50% से ज्यादा वोट लेकर सरकारें तो कभी बनी नहीं है। राजीव गांधी जी की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको भी 50% वोट नहीं आया था। तो ये तो थियरी है भाई। 61% में तो वाईएसआरसीपी को जो वोट मिला है वो भी जुड़ा हुआ है, उसमें जो बीजू जनता दल को वोट मिला है वो भी जुड़ा हुआ है, निर्दलीय भी जुड़ा हुआ है, बीआरएस भी जुड़ा हुआ है। तो ये तो थियरी है। अगर आप आंकड़ों को भी देखें, एक बार को अगर प्योर अर्थमेटिक पे चले जाए हम, तो 2019 में अगर मुझे, इफ माई मेमोरी सर्व्स वेल, 224 सीट ऐसी हैं जो भाजपा जीती है जिसमें उनका वोट परसेंटेज 50 से ज्यादा है। तो ये 61% वाला डेटा की ये खूबसूरती है कि आप उसको जैसे चाहे एनालाइज कर ले। 61% वाली जो गणित है वो इतनी सीधी गणित है नहीं, क्योंकि अगर आज आप एज्यूम करें कि एवरीथिंग रिमेन्स सेम और सारे दल साथ में सारा वोट एक साथ कर दें, तो भी 224 सीट तो भाजपा 50% से ज्यादा वोट लेकर है आगे। लेकिन तो आपको यू हैव टू गेट सम वोट फ्रॉम बीजेपी, और वो हो नहीं सकता है जब तक कि आप कोई नया नैरेटिव या नए यू आर नॉट एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। वो जब तक नहीं होगा तो उनका नैरेटिव जो है कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का मुसलमान खतरे में है, ये नैरेटिव नहीं। अभी का जो नैरेटिव हम लोग को समझ में आ रहा है वो ये है कि मतलब ये जोड़ने तोड़ने वाली बात, अगर कुछ नैरेटिव है किसी स्तर पे तो वो जोड़ने और तोड़ने की बात है। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, जो स्लोगन की आपने बात करा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो सब कुछ उसके इर्द गिर्द है, जोड़ने तोड़ने वाली बात को। अब उसको लेकर समाज में कोई बहुत बड़ा, मैं ऐसी चीज हम लोग को नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही है कि उसके आधार पर बहुत बड़ा कोई ऐसी बात हो कि नहीं हमें इनको हटाना है। जब तक वो होगा नहीं तब तक आप कितना भी समीकरण बना ले वो चीज हो नहीं। जैसे आपका नैरेटिव, मैं हमेशा कहता हूं, हिंदुत्व को लेकर आपके पास कोई काउंटर है नहीं, नेशनलिज्म को लेकर आपको कोई काउंटर है नहीं। जितनी चीजें उदयनिधि स्टालिन ने तो कह दिया सनातन धर्म को इरेडिकेट करना है। जितनी चीजें हो रही हैं, चाहे वो ये चंद्रमा वाली बात हो, G20 और ये सब क्या है, ये सब न्यो नेशनलिज्म के कंपोनेंट हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई देश मोदी जी के ही साथ आगे बढ़ेगा, हमारी देश विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ी, देश विश्व गुरु बनने वाला है। ये सब जो बात है, सही है गलत है वो अलग बात है। इस चीज का जब तक आप काउंटर नहीं करेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा के 3 लीवर हैं। एक तो उनका आइडियोलॉजिकल हिंदू वाला जो बेस है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, अब तो कहीं वो धीरे धीरे बेस बन गया है, उसको वो फ्रंट पे नहीं है। उसके साथ इस सरकार ने, मोदी जी ने न्यो नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, जो भी आप कहना चाहे, उसका एक एडिशनल कवर बना दिया। और फिर उसके ऊपर से लाभार्थियों को लेकर आपने काउंटर थोड़ा बहुत करा है। जैसे अगर कर्नाटक में आपने कहा मैं 3000 रुपए दे रहा हूं, तो लाभार्थियों का आपने काउंटर किया तो चर्चा बना। मध्य प्रदेश में भाजपा को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, दे हैव नाउ स्टार्टेड सिमिलर थिंग। अगर जब तक इन तीनों चीजों पर उनको काउंटर नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि आपको बहुत सफलता मिलने की संभावना कम है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि सफलता एक तरफ, चेहरा क्या मोदी के खिलाफ अगर ना दे पाए ये इंडिया अलायंस, विल इट वर्क? It can work. It can. If you have a powerful narrative, I always say कि narrative gives you the face, not the face. No, मोदी जी का चेहरा तो narrative से पहले, जब भारत में ये narrative बन गया कि भाई ये पॉलिसी पैरालिसिस, मोदी जी ने आके शब्द नहीं क्वाइन किया, तो पॉलिसी पैरालिसिस की एक narrative बन गई, करप्शन का एक narrative UPA 2 के दौरान बन गया। उसके बाद that threw the face called मोदी, not the other way around। मतलब पहले फोर्स नैरेटिव बना तब बीपी सिंह चेहरा बने, पहले इमरजेंसी हुआ तब जेपी बने। तो अगर आप
ये सोचते हैं कि चेहरा आए वो नैरेटिव बनाए, वो नहीं संभव है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा क्रूशियल ये है कि अगर आपके पास नैरेटिव है जिससे जनता जुड़ रही है तो चेहरा तो अपने आप को इमर्ज हो जाएगा। तो इंडिया अलायंस के पास नैरेटिव आप समझ रहे हैं इस वक्त है या नहीं? मुझे लगता है कि देयर वीक लिंक इज not having a face. Their weak link is not that they are not able to announce seat sharing. Their weakest link is that they haven't been able to present to the country an alternative narrative जिस पर कि जनता को वो गैल्वनाइज कर सकें। अभी उनका जो नैरेटिव है वो मोर और लेस ये है कि मोदी के हाथ में देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और इसमें बांटने की राजनीति हो रही है और हम लोग सबको जोड़ेंगे। May I congratulate you for a stupendous success in the G20. Though the G20 has been seen as the great Indian big fat wedding, on the one side were serious negotiations, so the serious track was there. On the other, there was all the frills and fancies of art, culture, meeting, greeting going on. And then, of course, there were a few relatives who were extremely upset. How do you see the G20, the outcome, and of course the opposition's reaction to it? Well, I think G20 Delhi Declaration is a landmark piece of a document. And right at the beginning, unhesitatingly, I'll give all the credit to Honorable Prime Minister. And you will say, obviously, you're a minister, therefore, no. He had a complete picture of how this has to be handled in the country. He wanted it to be taken in every state and conducted in such a manner that the people feel that this is happening for our good. It is going to give something back to India. This is not just an international event, but all of us have something to contribute to it. So all this was explicitly stated by the Prime Minister, even from the days when we were planning, much before he took it over from Indonesia in Bali. So we knew that we had to take it to all states. We knew that it had to be a very clear people's participation. We also knew that this was the way in which India's hospitality, Aditi Devo Bhava, will be showcased. And obviously, the hardest thing, that the content of what we do is going to have such meat in it that people will participate, the delegates will participate with the nitty-gritty in their hand, so that the eventual document, which now is called Delhi document, Delhi Declaration, would be a landmark piece. Therefore, from the beginning, through the running in this 1 year, taking it to all states, showcasing the state's uniqueness, food, culture, their music, their festivals, their artwork, the craftsmen, everything was put in place. Now, is this something which is going to satisfy just our egos? No. Every member country and my counterparts have told me that India has actually handled it in such a way that it has lifted the entire G20 presidency for any country. It set a very high benchmark. And truly, some of them even told me that in their team, there would be at least one officer who's visited at least 10 destinations in this country in the process of the deputies meeting, working group meeting, and so on. So India has showcased itself as a good tourism destination. Culture has been showcased. People have been given a chance to interact with these delegates who came in. Many of the products which are top-notch products have been showcased there for them to buy it and even given as gifts by Honorable PM. All of us have given our counterparts. So it was utilized fully for putting India in its top position as a country worth visiting, seeing and appreciating for its values. But many say that the manner in which this was conducted was almost as if you were using this event to catapult you in election season and market not just the Prime Minister, but market that India, that is Bharat, and that Prime Minister and his government are almost synonymous with the country itself. How do you react to that criticism? Much before I react to all that,
aren't they proud that India, in all its variety, in all its diversity, in all its cultural difference between one state to another, has been beautifully showcased? Are they not proud of it? Are they not proud that every delegate had a taste of all this for themselves? Was it possible within 1 year, even if you held a tourism year, India tourism year, would you have managed to do this much to draw the attention of top 20 countries of the world through their ministers and through their premiers, presidents, whoever, to draw attention to India, especially when the world is looking at one crisis after another with a sense of hopelessness? Wouldn't you think that this is a contribution that India's made to the world and in return got recognition? I would think that is the way to look at. You can have your domestic policy, politics and its compulsions. But wouldn't you want to first of all say that it has been conducted keeping all states in mind? There are times when people scream saying it's a federal structure, you've not respect. We've showcased every state. And in the process also kept in mind the sensitivity of some countries. We didn't bother. What is our sovereign land, we'll display, we'll showcase, we'll host. These don't appear. All right, now, in response to the question, India held Asiad Games. India held non-aligned summit. Was it for showcasing the then prime ministers? Was it just for election purpose? Oh, if that was the way you ran it, good luck to you. You ran it then, you may run it and run it similarly whenever in distant future you get a chance. But I thought it was the right approach Prime Minister took, that it's an opportunity to showcase India in all its variety. And that's what he did. And that was before you, before me, before all of us. I think the opposition should get out of its negative mindset and first concede on what it has given us, and then do your politics. So let's get down to China. It's the elephant in the room, at least in India. And the opposition in India has been saying that your government has been less than transparent on the issue of China. And of course, they've actually charged you with the fact that a lot of land has been ceded to China. Navika, first of all, whatever has happened in the last 3 years, whenever our disengagement has led to any outcome, which it has. We had a disengagement on Galwan, we had a disengagement on Pangong So, we had one on PP-15, PP-17A. We have actually gone to Parliament and made a statement to Parliament. Defence Minister has made a statement to Parliament. Now, obviously, when there is a live military situation, no government is going to put out, where the troops are deployed, in what numbers they are deployed, etc., unless you are wanting to help the other side, which I hope none of us do. Now, I want you to contrast this, okay? And I'll take you a little bit down memory lane. In 1986, there was a Chinese intrusion in a place called Sumdurongchu, okay? This became a big issue because the army chief at that time, General Sundarji, initiated a counter-response, and it took us from 1986 till 1995, 9 years to negotiate it. We finally got an outcome in 1995. Now, I'm not saying it will take us 9 years, but I want you to appreciate, even today, what was negotiated, what the outcome was, who moved back, which post, how much, is not public. Okay. And that's the problem, not public. No, because at that time, people did not play politics with it.
This is not a problem. This is whether you take your national security seriously or not. If you feel national security is a football to be kicked around for politics, by all means. But if you actually take national security seriously and say, okay, there is a serious situation, you know, if the defense minister tells us that, look, this is what is happening, he gives us, I mean, in this case, adequately effective, credible explanation of what happened, you accept it as part of our responsible democracy. So I want you to contrast. We have every time actually a negotiation has gone somewhere, we have actually come to Parliament and said this is what has happened. Now, but Dr. Jaishankar, Rahul Gandhi says he was in Ladakh a few weeks ago. Yeah, no, I look, again, I saw what he said. And he said, you know, I now have this great concern about land. Okay. So tell me one thing. Did we not lose 38,000 square kilometers of land in the 1950s and 60s? Now, when Rahul Gandhi went to Olympics, he was not bothered about the land which we had lost. He has spoken recently very laudatory remarks about Belt and Road Initiative, you know, when he was abroad. Belt and Road Initiative goes through Pakistan-occupied Kashmir. Is that not our land? So you have no concern about land when it comes to Belt and Road. You have no concern about lands which were lost earlier during Nehru's time. Suddenly, you now seize on something and say, oh, I have great concern about land. Dr. Jaishankar, let's do a fun rapid fire round. Okay. You're all charged up. With which you will end this, right? With which I'll end this, provided you give us some very interesting answers. Life as a diplomat or life as a politician? Which one is better? If you get it in the right sequence, both are good. Russia or China? You know, I learned Russian as my foreign service language. Okay, so Russia better than China. US and China. I've been ambassador in China. You've said your answer, and people will make their own conclusions. Okay. US or China? I've done 2 postings in the United States. One in China. So US I've done is better. one. I didn't say that. You said that. Yeah. Yeah, I mean, I have to help people make their conclusions. Look, I am a person who grew up in the diplomatic profession, but the political profession is not that different sometimes. You don't you always make exclusive choices. A little bit of that and a little bit of this. Okay, so also tell me, postings abroad or working in India? For me, all said and done, the most exciting ones were working in India. Parliament or MEA? You know, when you are in MEA, you are also in Parliament, but in the gallery. So your question should be Parliament floor or Parliament gallery? Okay, Parliament gallery. Any day the floor. The floor? Yeah, of course. So are you a quintessential politician now? No, I'm not. I'm someone who fairly late in life have come upon a new calling, and I'm learning on the job. Your relationship with Prime Minister Modi? Good, I think. Can we be the fly on the wall for an anecdote where you had a discussion with him that's impressed you? Oh, you have to be many flies on many walls for that. Look, it would, to me, would vary. I mean, could be a cultural insight, you know. Sometimes stories he shared with me about his travels, especially travels before he became Prime Minister. To China when you were there? No, not only China, you know, he's spoken even when he was a Karyakarta, when he has gone abroad, his US travels. In fact, I found I think he's traveled much more in the US. And in fact, he was telling me that most of it was on a Greyhound bus, or those days there used to be a Delta package, you know, Delta Airlines package. Yeah. So some of it is his travel, his insights, his cultural insights.
a lot of it is, I find he's a very technology, no, not just savvy, because I'm not, you know, but it's the, one part of it is people are technology savvy, but one part of it is people are technology strategy. I mean, where does technology fit into the day-to-day the benefit for people? No, and where the country is going, you know. I mean, I heard him talk about, say, green hydrogen, electric mobility, at a time when it was not common in India for people to prioritize that. So, very much a futuristic person. Oh. And your choice between Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Nitish Kumar, Sharad Pawar, Akhilesh Yadav. This is where the rapid fire runs out of ammunition. So thank you very much. So you have no choices among these? Super. Fun interview with you, some serious conversations, and I liked that the MEA and diplomat stiffness also came off a few times. Enjoyable. I hope viewers enjoy it, and I hope you enjoyed it, Dr. Shared Shankar. आपने अगस्त में बड़े प्राउडली अनाउंस किया था कि आप भारतीय सिटीजन हैं। आप बहुत साल पहले कैनेडियन सिटीजन आपने लिया, अब आप भारतीय सिटीजन हो गए हैं। और ये क्यों हुआ? आप पर प्रेशर था क्योंकि कनाडा की बात पर आपको लोग नोक झोंक करते रहते थे? नहीं, देखिए, पहली बात तो है, मुझे जब कैनेडियन सिटीजन मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, सो आई गॉट सम वर्क इन कनाडा। मुझे एक छोटा बिजनेस करने का मौका मिल गया था। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र रहते थे उधर, तो कार्गो बिजनेस में मेरे को थोड़ा एक मिल गया, तो मैं कहा चलो वहाँ चले जाते। वो अलग बात है कि मेरी एक दो फिल्में रह गई थी, वो फिल्म की हिट हो गई, तो फिर देन आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। आपने क्या मुझसे पूछा लास्ट में? मैंने कहा कोई प्रेशर था आपको to come back to and सिर्फ I have never taken it like that कि यार मैं कनेडियन, दिल मेरा पूरा हिंदुस्तानी है। I had, when I was holding a Canadian passport, I used to pay all my taxes here. I was the highest taxpayer and I have paid all my taxes here. मुझे नहीं पता था लोगों को इतना फर्क पड़ जाता, क्योंकि मुझे ये बात का नहीं था। And फिर उसके बाद I applied for it and it took about 1.5 year because बीच में कोविड भी आ गया था। And कमाल की बात है कि 15 अगस्त को ही मेरे पास आ गया my citizenship। कमाल की बात है, टू मेनी कोइंसिडेंसेस। अक्षय कुमार जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया था, उनको 1.5 साल लगा इंडियन पासपोर्ट मिलने में। कोई मानेगा नहीं, उस वक्त नहीं बोला था मैंने। जब कोविड के बाद एक मौका, वो वक्त आया था, उसके बाद आपको पता फिर बंद थोड़े दिन के लिए हुआ था, तो तब है ना, आई हैड अप्लाइड, आई हैव अ पेपर ऑल्सो which says I had applied for it and I got re-announcing, that is called, they gave it to me after 1.5 year, 2 years, after 1.5-2 years. तो यानी कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेशर था कि लोग इतने सवाल उठाते तो मैं वापस इंडियन सिटीजन बन जाता हूँ, मेरी फिल्में तो चल रही हैं। See, मैं बोलता हूँ ना आपको, I always believe that my heart is Indian. I stay here, I pay everything here, I work here. The last time I went to Canada was about 8 to 9 years back. And so, but still, if that also is this thing, I said, okay, let's do it. Let's go ahead and did it. So I did that and I got it. And obviously I'm very, हिंदी फिल्म स्टाइल 15 अगस्त को आया। टैंटन है? ना, टैंटन है नहीं, वो वाकई जिस तरह होया, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਟੈਂਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। आप कह रही हैं लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये एक डिवाइड सी खड़ी कर दे रहा है। जो मोदी की तारीफ करे वो मोदी भक्त और देशद्रोही कहलाया जाता है, और जो दूसरी साइड में हो उसको लिबरल कहा जाता है। आप इस डिवीजन को जो पॉलिटिक्स में है और सोसाइटी में जाती जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लिबरल
कि अगर आप देखे जाएं तो जो बुक टर्म है वो तो यही है ना, जो इंसान जो है एक उनकी जो विचारधारा होती है वो एक कॉन्ट्राइव नहीं होती है, वो एक संकीर्ण सोच के नहीं होते हैं, वो लिबरल हुए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा तो इसका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बड़े लिबरल कोई होते ही नहीं है। लिबरल जो है वो फीमेल और जो एक जो वर्ग हैं जो पीछे रहे हुए हैं कुछ न कुछ दशाओं के करके या परिस्थितियों के करके, उनको बढ़ावा देना, उनको आगे लाना, उनको लिबरल कहते हैं। तो आज उन्होंने जो पार्लियामेंट में किया तो उससे पता चल रहा है कि उनसे ज्यादा लिबरल थॉट प्रोसेस ही किसी का नहीं है। औरतों को टू कीप फोरफ्रंट ऑफ वट एवर देयर कैंपेन इज गोइंग टू बी, यू नो। तो आई थिंक दिस इज ये उनकी जो उनकी लिबरल मेंटालिटी है वो दर्शाता है। लेकिन 2029 में होंगे लिबरल, अभी कुछ नहीं बदलने वाला, ना आपके लिए ना मेरे लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि इस बिल से परकटी महिलाएं सामने आएंगी, लिपस्टिक लगाने वाली छोटी बालों वाली आएंगी। जो गांव की महिलाएं हैं उनकी जिंदगी में या उनके रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो फिर आप पुरुषों के लिए भी कह सकते हैं ना कि पुरुष भी जैसे भी हो, परकटे हो, काले पीले नीले गोरे कैसे भी हो, सब आते हैं। आप उनको कैसे, आपके प्रतिनिधि वही होंगे जो आपके जैसी जनता है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। लेकिन महिलाओं का पक्ष होना, अब वो जनता कैसे चुनती है, किन को चुनती हैं, जैसे आपने कहा परकटी हो, लिपस्टिक लगाने वाली, शॉर्ट्स पहनने वाली हो, वो तो वो जनता के प्रतिनिधि है। और जैसे कहते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर जी भी जहाँ पे हैं वो जनता के करके है, तो वी कांट हैव टू रूल्स फॉर दैट, यू नो। तो जनता जिसको चुनेगी वो उनके प्रतिनिधि होंगे।